हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। मैम हम सब एकदम बढ़िया है। आप बताइए आपके क्या हाल चाल है। जी हम भी एकदम बढ़िया है। तो आ जाइए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इको फाउंडेशंस। ये फाउंडेशन का इको पॉकेट समरी का रिवीजन, जिसमें आज स्टार्ट होगा बेटा अपना चैप्टर 2। और चैप्टर 1 अपन पूरा का पूरा बहुत छोटे छोटे वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में अपन ने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया एंड अपन ने बेसिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड प्राइस मैकेनिज्म वाला टॉपिक पूरा का पूरा खत्म कर लिया। तो आज हम करने जा रहे हैं ये न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, डिमांड। अब एक बात और सुन लो, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है टेस्ट से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आप सबको। टेस्ट दो सीक्वेंस में लिए जा रहे हैं, एक तो डीपीपी है बेटा और एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट लेने का प्रॉमिस आपसे कर चुके हैं। तो ये जो डीपीपी है, जिसमें डेली बेसिस पे 10 क्विज हम दे देते हैं, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट ये पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट जो आपके होने हैं, जो कि इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे लिए जाएंगे, जो कि संडे संडे होगा, चैप्टर वाइज होगा, इस पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट के अंदर पूरा का पूरा इको के साथ साथ बीसी के भी इन्वॉल्व है। लेकिन डीपीपी की बात करूं तो वहां पे हम सिर्फ इकोनॉमिक्स का आपको करा रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 क्वेश्चंस है। बट दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द सीरीज की। यहाँ पे क्या है, डीपीपी आप एक बार करते हो, करके आपका वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। बट ये जो आपके पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आप एक टेस्ट को जितनी मर्जी चाहे उतनी बार खोल के चेक कर सकते हो। अपना टेस्ट एक बार सबमिट करके मार्क्स ले सकते हो वहां से, और आपको दोबारा से 1 महीने बाद लगता है कि हमें वो टेस्ट दोबारा से करना चाहिए, अब हमारी प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग है, पहले कम मार्क्स आए थे अब ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो उस टेस्ट को आप दोबारा से भी कर सकते हो। इवन अनलिमिटेड टाइम आप हर एक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। तो ये जो दूसरा वाला ब्लॉक हमने दिया हुआ है, जी हाँ, ये लिटिल बिट पेड है, लेकिन पहला वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसके अंदर ही जो टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगी अलग से। चलो, तो यहाँ पे पॉकेट समरी रिवीजन हम कर रहे थे, तो मैं आज स्टार्ट कराने वाली हूँ बेटा डिमांड चैप्टर। तो खुश हो जाइए जल्दी से। डिमांड चैप्टर करने के लिए कितने बच्चे आ चुके हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी से मैसेज कीजिए और बताइए। जी हाँ, चलिए जी, सभी साथ में बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय माता दी। तो यहाँ पर आता है अपना डिमांड। अगर मैं बात करूं डिमांड चैप्टर की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, आखिरकार डिमांड होती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया करती थी, वही एग्जांपल यहाँ पे रिपीट करूंगी। देखो एक बात और सुन लो, ये रिवीजन हर एक बच्चा कर सकता है, चाहे वो मेरी क्लासरूम स्टूडेंट हो, चाहे वो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर तो हर जगह सेम है। तो अगर आप आउट ऑफ क्लास बच्चा हो तब भी आप ये वीडियो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सुनो, डिमांड का मतलब क्या है। आप रास्ते में गए, आपको एक ऑडी कार दिख गया, या फिर आपको कोई एकदम से ब्यूटीफुल ड्रेस दिख गया और आपका एकदम से उस ड्रेस को लेने का मन कर गया। क्या वो ड्रेस आप तुरंत खरीद सकते हो उसी टाइम? नो मैम, उस टाइम लेकिन आपके अंदर से क्या निकल के आई? आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, काश ये ड्रेस मेरे पास होता। लेकिन इच्छा के साथ साथ अब आप अपने पॉकेट में हाथ डालोगे और देखोगे क्या आपके पास उस ड्रेस को खरीदने के लिए औकात है कि नहीं, आपके पास उस ड्रेस को पैसा पे करने के लिए एबिलिटी है कि नहीं। चलो ठीक है, पैसा भी आपकी पॉकेट में है, उसके बाद क्या सच में आप विलिंगनेस हो उस ड्रेस को परचेज करने के लिए? तो ये तीनों चीजें हमें एक साथ देखनी होती हैं। डिमांड का मतलब होता है कि सिर्फ इच्छा मात्र होना डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए आपके पास इच्छा भी होनी चाहिए, इच्छा के साथ साथ आपकी औकात भी होनी चाहिए, और औकात के साथ साथ आपकी आंतरिक इच्छा भी उभर के आनी चाहिए कि हाँ, हम उस चीज को लेने के लिए विलिंगनेस रखते हैं, हमारे हाथ में जो पैसा है उस पैसे को हम पे करने की इच्छा रखते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो इसको बोलते हैं डिमांड। डिमांड में 3 कंपोनेंट होते हैं, मेरे साथ साथ बोलो, सभी बोलो। पहला कंपोनेंट डिजायर, दूसरा एबिलिटी टू पे एंड तीसरा विलिंगनेस टू पे। जब ये तीनों कंपोनेंट एक साथ आ जाते हैं तब हम बोलते हैं बेटा कि यहाँ डिमांड आ रही है, डिमांड हो रही है।
चलो, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछती हूँ, आप सब मुझे बताइए कि डिमांड चैप्टर की स्टडी कौन करता है। मैम, डिमांड चैप्टर की स्टडी प्रोड्यूसर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है, सेलर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, और इस चैप्टर के अंदर वो कंज्यूमर के डिमांड की स्टडी कर रहा है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, कंज्यूमर किस चीज के लिए पैसा देना चाहता है। आ गया, ये डिमांड को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, और डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से हम टर्म यूज करते हैं। देखो, डिमांड को बेटा एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, इन 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। अगर आप मार्केट में जाते हो, आपको चॉकलेट खरीदना है, तो आप दुकान वाले पे जाके क्या बोलोगे कि 5 चॉकलेट 50-50 रुपीज वाले प्लीज अभी के अभी दे दो, 5 चॉकलेट 50 रुपीज वाले प्लीज अभी के अभी दे दो। दिस इज द वे इन विच यू एक्सप्रेस द डिमांड। तो डिमांड करते टाइम एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, एक प्लेस होता है, एक टाइम होता है एंड द क्वांटिटी होता है। आप कैसे याद रखोगे? डिमांड का मतलब होता है डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन प्लेस, टाइम, क्वांटिटी। डिमांड को एक्सप्रेस करने वाले एलिमेंट कौन से हैं? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। याद रखना, QPT। चलो, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बताइए मुझे, डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है? मैम, फ्लो। अगर ये फ्लो है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि मैम डिमांड कभी भी रुकती नहीं है। डिमांड ऐसी चीज नहीं है कि एक बार आएगी फिर रुक जाएगी। डिमांड तो बार बार आती है। ऐसा थोड़ी है किसी चीज की डिमांड आज है बस आज ही रहेगी, अब उसकी डिमांड कभी नहीं आएगी। डिमांड बार बार अराइज होती है, इसीलिए बोला जाता है डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे देखिए, फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बेटा जो कि डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? क्या डिमांड कम ज्यादा होती है या स्टेबल रहती है? मैम, डिमांड कम ज्यादा होती है। अब ये जो डिमांड का कम ज्यादा होना है, क्या ये किसी फैक्टर पे बेस्ड है या अपने आप कम ज्यादा होगी? मैम, डिमांड का कम ज्यादा होना किसी फैक्टर पे बेस्ड है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, प्राइस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑन विच डिमांड इज बेस्ड। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मैं अभी आपको सिखाने वाली हूं बेटा जिस पर डिमांड बेस्ड है। इसे बोलते हैं फैक्टर हु इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड या फिर फैक्टर हु डिटरमाइनिंग द डिमांड। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अगर मैं अदर सभी फैक्टर को कांस्टेंट कर दूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे ध्यान दूं, तो अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, जनरली आप उसका डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया, सब भाग के जाओगे, दौड़ के जाओगे और खूब सारे डिमांड करना शुरू कर दोगे। तो डिमांड के अंदर प्राइस का, डिमांड चैप्टर के अंदर डिमांड एंड प्राइस का कैसा रिलेशन होता है बेटा? इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटता है, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज हैपन ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप सब जानते हो, अगर आज के डेट में कॉफी का सपोज करो प्राइस बढ़ रहा है, तो सारे के सारे कस्टमर कॉफी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि कॉफी का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज टी। तो जो कॉफी को खरीद रहे थे बट कॉफी तो महंगी हो चुकी है, तो वो लोग कॉफी से शिफ्ट किस पे हो जाएंगे? टी पे। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कि प्राइस बढ़ने पे कॉफी का डिमांड क्या हो गया? कम। लेकिन वो बात अलग है, टी का उधर डिमांड बढ़ गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर कॉफी के लिए, तो कॉफी के प्राइस बढ़ने पे कॉफी का डिमांड क्या हो गया? कम। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉफी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था, जो कॉफी के कस्टमर थे वो किस पे शिफ्ट हो गए? टी पे। तो ऐसा होता है ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, खूब सारे फैक्टर्स अभी मैं आपको सिखाऊंगी। पहला फैक्टर क्या था बेटा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा फैक्टर है हमारे सामने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स 2 तरह के होते हैं, जल्दी से मैसेज करके बताइए कौन कौन से होते हैं।
मैम एक तो पता है आपको, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और मैम हम ही बताएंगे दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वेरी वेरी गुड, यू ऑल आर टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्पिटिंग गुड्स, कॉम्पिटिंग गुड्स। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कोई भी दूसरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्पिटिंग इज वन थिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को याद रखना, ये नहीं तो वो, मतलब कि टी नहीं तो कॉफी, कोका नहीं तो पेप्सी, समझ रहे हो ना? ये नहीं तो वो, मतलब ये चीज नहीं लेंगे तो उस चीज पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास खूब सारे ऑप्शंस है, ये नहीं लेंगे तो उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है ये है तो वो है। मतलब कि अगर 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 कार चाहिए तो पेट्रोल भी होना चाहिए। ये दोनों डिमांड कैसी है? टाइड डिमांड। जब डिमांड एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि अपना 12th जिंदाबाद। 12th में आप क्या एग्जाम्पल सीखते थे? मैम 12th में हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था, पेन एंड इंक। पेन की डिमांड करोगे तो इंक भी चाहिए, यानी कि पेन एंड इंक बोथ आर कैसे डिमांड? टाइड डिमांड। इसीलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑलवेज रिमेंबर दिस कीवर्ड, ये नहीं तो वो, एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेंबर दिस कीवर्ड, ये है तो वो है। पेन है तभी इंक की जरूरत है, कार है तभी पेट्रोल की जरूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। चलो, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी लिखा है, आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, कि हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर कैसा रिलेशन होता है? तो याद रखना पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे पॉजिटिव होता है? मैंने क्लास में कंक्लूजन ड्रॉ किया था, यहां भी मैं एक बार करके दिखाऊंगी। दिस इज द टी एंड टी इज द ओरिजिनल गुड्स एंड दिस इज द कॉफी। मान लो कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो मैंने क्या कहा आपसे कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज हो रहा है। ओरिजिनल गुड्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज हो रहा है। अगर ओरिजिनल गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा होगा तो वो तो फर्स्ट पॉइंट में फॉल कर गया, बट अब इस वाले पॉइंट में बेटा किसके प्राइस में चेंज आएगा? रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा। तो यहाँ पर देखो रिलेटेड गुड्स कौन सा है मैम? कॉफी इज अ रिलेटेड गुड्स एंड टी इज द ओरिजिनल गुड्स। अब ओरिजिनल गुड्स का प्राइस हमेशा क्या रहेगा मैम? हमेशा फिक्स रहेगा। मैं किसके प्राइस को चेंज करने का राइट रखती हूँ? सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट का सपोज करो पहले जो हमारी कॉफी थी वो 10 रुपए का कप था, तो उसकी क्वांटिटी 100 रुपए ली जा रही थी। अब उसका देखो प्राइस गिर गया। ओ माय गॉड, प्राइस गिर गया। ध्यान से देखो, कॉफी सस्ती होती है तो टी की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तो सब कॉफी खरीदेंगे बिकॉज कॉफी इज टू चीप। लेकिन अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे देखो, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, ध्यान से देखो, फिर से एरो बनाती हूँ, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी की डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी कि जब कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो टी की डिमांड बढ़ती है, कॉफी का प्राइस गिरता है तो बेटा टी की डिमांड भी गिर जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस गिर रहा है तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड गिर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इस बात के ऊपर एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाने का बेटा चांस है। आगे आइए। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेन एंड इंक। हमेशा याद रखना इसमें कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कैसे? आइए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने बोला ये पेन है, पेन इज अ ओरिजिनल गुड्स, इंक इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जो ओरिजिनल गुड्स है मैं उसका प्राइस क्या कभी चेंज करूंगी? नो। तो एक काम करते हैं, इसका प्राइस फिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। पेन का प्राइस मैंने क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। अब इंक के प्राइस को कम ज्यादा करके देखते हैं। सपोज करो इंक का प्राइस 10 रुपए था। इंक का प्राइस कितना था बेटा? 10 रुपए था। अब जब इंक का प्राइस 10 रुपए था तो उस टाइम पे
पेन की डिमांड भी 50 हो रही थी, इंक की डिमांड भी 50 हो रही थी। फिर सपोज करो हमारी इंक महंगी हो गई, इंक 15 रुपए की हो गई। ओ माय गॉड मैम, जब इंक महंगी हो जाएगी, आप मुझे खुद बताइए, जब इंक महंगी हो गई तो क्या अब मैं पेन खरीदूंगी? नो, इंक महंगी हो रही है तो क्या हो रहा है, इंक का प्राइस बढ़ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी, पेन की डिमांड कम कर दूंगी। पेन की डिमांड कम हो गई। लेकिन अगर इंक मेरी सस्ती हो जाए, सपोज करो 5 रुपए हो जाए, तो मेरे पेन की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, क्योंकि मैं पेन तभी तो खरीदूंगी जब इंक सस्ती मिल रही होगी। तो इसी को बोला जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बेटा क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनवर्स रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन पूछा जाता है, तो कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो हमेशा याद रखना, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो ओरिजिनल गुड्स का डिमांड घटता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटता है तो ओरिजिनल गुड्स का डिमांड बढ़ता है। आगे आइए और देखते हैं, आगे आइए। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या है अपना, ध्यान दीजिए बेटा। चलिए, नेक्स्ट है अपना डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है, ऐसी इनकम जो कि खर्च करने के लिए योग्य है। सपोज करो बेटा आपने 1000 रुपए की इनकम कमाई, इसमें आपने 200 रुपए का सरकार को टैक्स देना है, आपके पास कितना पैसा बचा, 800 रुपया। तो ये 800 रुपया इज योर डिस्पोजेबल इनकम एंड यू कैन save this money or you can expend this much money. Are you getting my point? Yes. तो this is your disposable income. अगर आपके हाथ में disposable income ज्यादा होगी तो obviously आपकी डिमांड ज्यादा होगी, आपकी disposable income कम होगी तो आपकी डिमांड कम होगी। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, याद रखना, necessities goods and inferior goods। सोचो आपके हाथ में खूब सारा पैसा आ गया, आपकी इनकम ज्यादा हो गई तो डिमांड ज्यादा होगी ऑब्वियसली। लेकिन क्या आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करोगे? जब आप बड़े आदमी बन जाओगे, खूब सारा पैसा कमाओगे, तो क्या आप स्ट्रीट मार्केट में शॉपिंग करने जाओगे? कतई भी नहीं। इसीलिए इंफीरियर गुड्स इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस वन पॉइंट। नेसेसिटीज गुड्स, बेटा आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो जाए, लेकिन जो गुड्स नेसेसिटीज हैं, लाइफ को जीने के लिए जरूरी है, उनकी डिमांड तो आप तब भी करोगे ही करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, नेशनल इनकम एंड इट्स लेवल। अब देखो, अगर नेशनल इनकम ज्यादा होगी डिमांड ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम होगी डिमांड कम होगी। लेकिन एक दूसरा पॉइंट और देखो, अगर नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, मतलब सब लोगों के हाथ में पैसा आ रहा हो, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली 100% श्योर है कि डिमांड हर एक पर्सन करेगा। अभी आप 50 बच्चों के बीच में मैं इक्वल पैसा बांट दूं तो आप 50 और डिमांड करोगे। लेकिन अगर सारा का सारा पैसा मैं अनइक्वली किसी 2-4 बच्चों को दे दूं तो डिमांड कितने बच्चे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2-4। यानी कि अनइक्वली अगर मैं पैसा दूंगी, पार्शियलिटी के थ्रू पैसा दूंगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा कम लोगों के हाथ में जाएगा तो डिमांड भी कम लोगों के पास से आएगी। लेकिन अगर पैसा सबके पास में बढ़ जाएगा बेटा, तो डिमांड आप सबके पास से ही आएगी। और सभी एक बार साथ में बोलेंगे, फिर से बोलो मेरे साथ, जय माता दी। देखो, भगवान का नाम लेते रहा करो, कुछ गलत हो रहा होगा वो भी सही हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। बस पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आगे देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिमांड बेस्ड है। किसी को किसी पर्टिकुलर गुड्स का यूज करने का हैबिट पड़ जाता है, लत लग जाती है, तो ऑब्वियसली जब उसे लत लग ही गई है तो उस चीज की डिमांड तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे उसकी लत लग चुकी है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अब देखो क्या हो रहा है, कंज्यूमर को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। आज के दिन प्राइस कम है बट फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो आज के दिन प्राइस कम है तो आज के दिन ही वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर लेगा, क्योंकि वो जानता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, एंड वाइस वर्सा। अदर फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा उसमें डिमांड भी ज्यादा। आप सबको पता है चीन, चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसीज लेके आ चुका है, आप सबको पता होगी ये न्यूज़, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। बहुत कुछ उसकी स्ट्रैटेजी है इस चीज़ के पीछे। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी मैम वो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, जी हाँ, उसकी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी है।
पढ़ना उस न्यूज को, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। आगे देखिए, एज कंपोजिशन, एज पे भी तो डिमांड डिपेंड है। अगर किसी सोसाइटी में बेबीज रहते हैं तो वहां पे बेबी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, अगर यंगर रहते हैं तो यंगर प्रोडक्ट की डिमांड होगी, अगर ओल्डेस्ट रहते हैं तो ओल्डेस्ट प्रोडक्ट की डिमांड होगी, लाइक व्हील चेयर, चश्मा, स्टिक, एडवर्टीजमेंट। बाबा रामदेव अपने ये क्लास में भी मैं हमेशा बोल के चलती थी कि जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट उतनी ज्यादा डिमांड। कैसे पतंजलि इतना जल्दी सबकी नजरों में आ गया? बिकॉज उसमें होता क्या है मैम, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट, क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। जहां पे इंटरेस्ट रेट सस्ता हो बेटा, सरकार आपके हाथ में आपको पैसा पकड़ा रही हो, तो क्या कभी लेने से आप झिझकोगे? कभी भी नहीं मैम। तो जब आपके हाथ में पैसा आएगा, वहां का इंटरेस्ट रेट सस्ता है, आपके हाथ में पैसा आए और पैसा आते ही आपकी क्या आएगी? डिमांड आएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट टैक्सेस के रेट घटा देगी तो डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस के रेट बढ़ा देगी तो डिमांड क्या होगी मैम? डिमांड घट जाएगी। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देने लग जाए, दैट मीन्स गुड सस्ता हो जाएगा, वापस से आपकी डिमांड आ जाएगी। तो बेसिकली जो डिमांड होता है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड उसके रेगुलेशन पे भी बेस्ड होता है। बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। पढ़ोगे आप तभी तो बढ़ोगे आप। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। देखो, अदर फैक्टर के साथ साथ कुछ अदर इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अभी तक क्या पढ़ा? प्राइस पे डिमांड बेस्ड होता है बेटा, इनकम पे डिमांड बेस्ड होता है, डिस्पोजेबल इनकम पे बेस्ड होता है मैम, पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है, क्रेडिट फैसिलिटी पे बेस्ड होता है, एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड होता है, ना जाने कितने सारे फैक्टर्स अभी अपन ने पढ़ डाले। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स। टोटल बेटा अगर मैं बात करूं तो 4 इफेक्ट होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, ये दोनों सेम ही होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंड वैगन इफेक्ट। एक होता है वेबलन इफेक्ट, एक होता है स्नोब इफेक्ट। ये टोटल में 4 इफेक्ट हैं, बट 2 का मतलब एक ही है। तो हमको जो समझना है टोटलिटी में 3 इफेक्ट का मीनिंग समझना है। ये 3 ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड प्रभावित होती है। अब डिमांड प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही, अब डिमांड हैबिट की वजह से चेंज नहीं हो रही, अब डिमांड इन 3 इफेक्ट्स की वजह से चेंज हो रही है। अब ये 3 इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये हमको समझना है। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला इफेक्ट in front of us is demonstration effect और bandwagon effect। आप जानते हो आज के टाइम में हर कोई, हर एक पर्सन, इवन 99% इसी एक दिखावे की दुनिया पे पगला रखा है। अगर कोई चीज हमारे नेबर के पास में तो हमारे पास में क्यों नहीं, हमारे फ्रेंड के पास में तो हमारे पास में क्यों नहीं, और तो और हमारे भाई के पास में तो हमारे पास में क्यों नहीं। ऐसा हो रहा है, दिखावे की दुनिया। अगर ये चीज मेरे दोस्त के पास में, मेरे पड़ोसी के पास में, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। दिस इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्लियर कट लिखा है, दिखावे की दुनिया, पड़ोसी के पास है तो मुझे भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिमांड आपकी हैबिट की वजह से नहीं आई, डिमांड प्राइस की वजह से नहीं आई, डिमांड पॉपुलेशन की वजह से नहीं आई, डिमांड तो दिखावे की वजह से आई, डिमांड तो बैंड वैगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से आई। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिजायर ऑफ पीपल टू इमीलिएट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों की वजह से आपकी डिमांड अराइज हो रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है किसने प्रपाउंड किया, याद रखना, जेम्स ड्यूसेनबेरी ने ये कॉन्सेप्ट प्रपाउंड किया है। एमसीक्यू पूछा जाता है, जेम्स ड्यूसेनबेरी ने ये कॉन्सेप्ट प्रपाउंड किया है। इसमें क्या होता है, पीपल बाइंग द थिंग्स बिकॉज दे सी अदर पीपल आर एबल टू हैव देम। दूसरों के पास में है तो मेरे पास क्यों नहीं, अरे दूसरा उसे खरीद सकता है तो मैं उसे क्यों नहीं खरीद सकता। आ गया ये स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट में क्या होता है, स्नोब इफेक्ट का मतलब होता है जो सबके पास है वो मैं क्यों लूं, मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो यूनिक हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो सबके साथ है वो मेरे पास नहीं होना चाहिए, जो सबके पास है वो मैं क्यों लूं। डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड्स इज डिक्रीज्ड ओविंग टू फैक्ट दैट अदर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। जब दूसरा उसे यूज कर रहा है तो उसको यूज मैं नहीं करूंगी। समझ रहे हो, इस फैक्टर की वजह से भी डिमांड अफेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं हुई। डिमांड क्यों कम हुई? क्योंकि और लोग उसको यूज कर रहे हैं तो मैं उस चीज की डिमांड नहीं करूंगी।
नेक्स्ट इज वेवलन इफेक्ट। वेवलन इफेक्ट ये रिच सोसाइटी का है बेसिकली, जो एक रिच सोसाइटी के लोग हैं, जो स्टेटस सीकिंग लोग हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट काम का है। जो महंगा है तभी खरीदते हैं वरना नहीं खरीदते। डायमंड कोई क्यों खरीदता है? क्योंकि वो महंगा है। वेवलन इफेक्ट हाईली प्राइस्ड गुड्स जो कंज्यूम किए जा रहे हैं बाय स्टेटस सीकिंग और रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर अ कंस्पीशियस कंजम्पशन। ये कॉन्सेप्ट किसने प्रोपाउंड किया? याद रखना, थॉरस्टीन वेबलिन ने ये कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट स्टेटस सीकिंग लोगों के लिए है। और याद रखना, वेवलन इफेक्ट में लोग तभी डिमांड करते हैं जब गुड्स महंगा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। एक बात और याद रखना, वेवलन इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड सिनोव इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। वेवलन प्राइस का फंक्शन है, उसे हम तभी खरीद रहे थे जब उसका प्राइस ज्यादा था, लेकिन सिनोव का फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। हम वो चीज कभी कंज्यूम नहीं करेंगे जिसे और कोई कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर अपना एक टॉपिक खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए। अपना जो भी आपका ये ऐप पे मैंने डीपीपी डाला हुआ है उसको सॉल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज को एंजॉय कीजिए, मजे से उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने टेस्ट का स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। खैर हमें पर्सनली भी वहाँ से पूरा डेटा मिलता है, बट आप सब शेयर करते हो तो आपका और मेरा एक इंटरेक्शन बनता है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।